थोड़ा सा आज हम रिवीजन करते हैं ताकि अगर किसी का कोई इशू है ईद से पहले रमजान में इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो इशू है रिजॉल्व हो जाए। ओके जी, पाइपलाइनिंग क्या होती है? एक टेक्निक है फॉर ओवरलैपिंग ऑपरेशन। हमने कहा कि इससे पहले हमने सिंगल साइकिल और मल्टी साइकिल का आइडिया लिया था। इन दोनों की टाइप की जो आर्किटेक्चर्स हैं इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट होती है आर्किटेक्चर में, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के लिए फेच होती है। या अगर एक इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में मौजूद है और उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है या प्रोसेस हो रहा है उस पर, तो कोई भी दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच नहीं हो सकती जब तक कि वो पहले वाली इंस्ट्रक्शन उस आर्किटेक्चर से जो है वो बाहर कंप्लीट होकर ना निकल जाए। लेकिन हमने कहा कि फिर इन दोनों में अगर यही वाला कॉन्सेप्ट है तो फर्क किस बात पे था? तो फर्क का जो हमने देखा था तो फर्क इस बात पे था कि सिंगल साइकिल में वर्स्ट कंडीशन को देखा जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो सबसे ज्यादा टाइम लेगी उसको हमने वर्स्ट सिनेरियो कंसीडर किया था। और वो हमारे पास एक लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन होती है, तो हमने कहा था कि जितना टाइम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन लेती है उतना टाइम तमाम इंस्ट्रक्शंस को दे दो, क्योंकि बाकी तमाम इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड से तो कम ही टाइम लेंगी। तो अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम फ्रेम में हमारी तमाम इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हमने एक क्लॉक साइकिल का टाइम उतना रख दिया कि जितना एक लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को चाहिए होता है। तो हमारे पास एक साइकिल जो टाइम था वो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के टाइम के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही साइकिल लेगी और वो एक साइकिल के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया। लेकिन जो मल्टी साइकिल था तो मल्टी साइकिल के अंदर हमने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन एक जैसा टाइम दे, और वाकई बाय कॉन्सेप्ट लेती भी नहीं है कि जो टाइम लोड वर्ड लेगी वही टाइम आर टाइप की कोई या हर इंस्ट्रक्शन लेगी, जरूरी नहीं था। लोड वर्ड हमारे पास 5 स्टेजेस को यूज करती है, जबकि कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहे वो आर टाइप है, चाहे वो आई टाइप है, चाहे वो जे टाइप है, वो 5 साइकिल को यूज नहीं करती सिवाय लोड वर्ड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इंस्ट्रक्शन जो टाइम आपने लोड वर्ड का देख के तमाम इंस्ट्रक्शन को दे दिया, हर इंस्ट्रक्शन सिर्फ लोड वर्ड के अलावा कम टाइम लेगी। तो क्योंकि वो कम टाइम लेगी लेकिन साइकिल टाइम एक ही जैसा था, उस वजह से जो हमारी प्रोसेसिंग टाइम था वो बढ़ गया था और उसका जो स्पीड थी वो उसकी स्लो हो गई थी। फिर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया कि जो इंस्ट्रक्शन जितने साइकिल्स लेती है अकॉर्डिंग टू दो साइकिल्स, हम ये बात करते हैं कि क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इतने साइकिल लेती है तो इसको टाइम भी कम लगना चाहिए। तो हमने जब इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो वो हमारे पास मल्टी साइकिल का मतलब ये कि हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट साइकिल ले रही है। फिर जब ये वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा तो हमने कहा कि मल्टी साइकिल कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन इसके अंदर जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था वो इंपॉर्टेंट काम ये था कि क्योंकि सिंगल साइकिल अनकंट्रोल्ड आर्किटेक्चर था हमारे पास कि अगर इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है तो ऑटोमेटिकली वही इंस्ट्रक्शन डी कोड की तरफ जाएगी इंस्ट्रक्शन। फिर इंस्ट्रक्शन जब डी कोड हो गई है तो डी कोडेड डाटा एएलयू में जाके एग्जीक्यूशन है, फिर उसके बाद मेमोरी या फिर राइट रहेगा। तो वो एक स्मूथ वे था और एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम था, और सिंगल साइकिल में एक बार बस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए कंट्रोल किया जा सकता था कि जब तक क्योंकि वो एक ही साइकिल पे हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होती थी। तो हमने ये बात की कि इंस्ट्रक्शन जब फेच होगी तो वो क्लॉक साइकिल के एज को देख के फेच हो जाएगी। फिर उस क्लॉक साइकिल का टाइम इतना ज्यादा है कि कहीं पर कोई दूसरा तीसरा चौथा साइकिल नहीं आएगा, कहीं पे एज नहीं आएगा। फिर बाकी तमाम काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाना है। अब अगर वो ऑटोमेटिकली हो जाना था तो वो अनकंट्रोल्ड था। हमने क्या किया, हमने कहा कि क्योंकि अनकंट्रोल्ड है तो इसके टाइम को भी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, जितना लगेगा उतना ही लगना है इसमें। अब हमने ये बात की कि क्यों ना हम स्टेजेस के अकॉर्डिंगली अपनी इस आर्किटेक्चर को कंट्रोल कर लें। फिर हमने कहा कि अगर हम स्टेजेस के अकॉर्डिंगली इसके आर्किटेक्चर को कंट्रोल करते हैं तो अब स्टेजेस कितनी है? तो वी हैव डिफाइंड दैट आर्किटेक्चर में जो स्टेजेस है वो 5 है। इंस्ट्रक्शन फेच, डी कोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइट बैक, ये 5 आपके पास स्टेजेस है। फिर हमने कहा कि हर स्टेज को अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा कंट्रोलिंग का मतलब ये है
कि अगर हम उस डाटा को अपना कंट्रोल कर लें, रोक के रखें, स्टोर कर लें, सेव कर लें और उसका सेव करना भी हमारे हाथ में हो और वहां से रिलीज करना भी हमारे हाथ में हो डाटा को, तो वो हो जाएगा कंप्लीट कंट्रोल। तो हमने देखा कि अगर वाकई इस तरह का कंट्रोल हो सकता है, पॉसिबल है, तो क्यों ना फिर हमें ये काम कर लेना चाहिए। तो हमने ये जो आइडिया था इसको इम्प्लीमेंट किया कि वो जो भी चीज हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन को हमने स्टोर करना है, फिर इंस्ट्रक्शन के डाटा को स्टोर करना है, फिर एएलयू की इनपुट्स को स्टोर करना है, फिर एएलयू की आउटपुट को स्टोर करना है, फिर मेमोरी का जो डाटा निकलेगा मेमोरी में से उस डाटा को स्टोर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि कोई भी डाटा या कोई भी वैल्यू है अगर उसको स्टोर करना है तो वी नीड अ रजिस्टर। तो हमने कहा कि हमारे पास अब रजिस्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने लगा है। तो हर स्टेज के बाद रजिस्टर्स का लगा देने का मतलब यह है कि उस स्टेज को आपने कंट्रोल कर लिया। ये बात जहन में रखिएगा, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हर स्टेज के बाद रजिस्टर्स को आ जाए तो रजिस्टर जो है वो क्लॉक साइकिल के एज के ऊपर काम करें। तो इसका मतलब है हर क्लॉक साइकिल का जो एक एज आएगा तभी वो काम हो सकता होगा स्टेज का, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। कंट्रोल हो गया काम हमारे पास। अब हमारे पास काम कंट्रोल भी हो गया और दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो ये कि हमारे पास जो साइकिल थे अब वो हमारे पास कम हो जाएंगे कि अगर एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल ले रही है तो उसको चार स्टेजेस को यूज कर रही है तो 4 साइकिल लेगी। अगर एक इंस्ट्रक्शन 3 स्टेजेस ले रही है तो 3 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी। कोई इंस्ट्रक्शन अगर 5 साइकिल लेती है तो पांच पांच स्टेजेस लेती है तो 5 साइकिल में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हर इंस्ट्रक्शन का साइकिल टाइम भी चेंज हो गया। लेकिन गारंटी जो थी कि एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन जो होगी, अब अभी तक ये वाला काम जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। अभी तक यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टिल बेहतरी आई है, स्पीड बेहतर हुई है, लेकिन स्पीड बेहतर होने से अभी तक ये सिस्टम फास्ट नहीं हुआ। क्योंकि सिस्टम फास्ट नहीं हुआ तो हमने एक काम किया, हमने कहा कि क्यों ना अब हम वो वाला काम जो हमारे माइंड में आ रहा है कि हमने एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट या प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक वक्त में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट या प्रोसेस करने की तरफ चलें। तो ये जो होता है एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना, दिस इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है। तो जब पैरेलल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आया तो पैरेलल ऑपरेशन ही बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। अब पैरेलल ऑपरेशन ये कहता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है तो उसको डिकोडिंग की तरफ जाना है, फैचिंग के बाद डिकोडिंग की तरफ जाना है। अगर पहली इंस्ट्रक्शन फैचिंग के बाद डिकोडिंग की तरफ जाती है तो उस वक्त माइंड में रखें कि जो डिकोडिंग वाली स्टेज है वो यूज हो रही होगी और फैचिंग वाली जो स्टेज है वो फ्री है। तो पाइपलाइनिंग ये कहता है कि क्यों ना हम एक इंस्ट्रक्शन जब डिकोड हो रही है तो फैच वाला जो स्टेज है उसको हम नॉट यूज कंसीडर ना करें बल्कि हम उसको भी यूज में ले आए, हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास हर एक स्टेज इंडिविजुअल बेसिस पे कंट्रोल हो रही है। वही काम किया कि एक इंस्ट्रक्शन जब डिकोड हो रही थी तो दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच में ले आए और जब वो डिकोडिंग वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में गई है और फैचिंग वाली डिकोडिंग में गई है, अगेन फैचिंग वाली इंस्ट्रक्शन फ्री है, फैचिंग वाली जो स्टेज है वो फ्री है, उस स्टेज पे हमने एक थर्ड इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया। इस तरीके से अब हर एक इंस्ट्रक्शन एक जो स्टेज है उसके अंदर यूज हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अगर हमारे पास 5 स्टेजेस हैं तो एक वक्त में 5 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम प्रोसेस हो सकती हैं। ठीक हो गया जी क्लास, क्लियर है जी ये बात? ओके क्लास। इसी कॉन्सेप्ट को अब इंप्लीमेंट करना है। पाइपलाइनिंग है, पैरेलल ऑपरेशन, ओवरलैप एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन मीन पैरेलल इंस्ट्रक्शन, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। यही हमारा पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें स्टेजेस होती हैं डिफरेंट। और एक लॉन्ड्री की एग्जांपल है जो कि हमने देख ली थी कि पहले वाला काम जो था कि एक इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी तो आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आप हर एक इंस्ट्रक्शन को
हर स्टेज में डिवाइड कर दें, तो ओवरलैपिंग कर दें, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करें, पैरेलल ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट ले आएं या पाइप लाइनिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करें, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सिस्टम फास्ट हो जाएगा और बहुत कम टाइम लगेगा आपके पास। आपको पता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें 32 बिट की एक इंस्ट्रक्शन होती है और इसमें अगर एक रजिस्टर यूज हो रहा है तो रजिस्टर नॉर्मली जो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं एस जिसको आप सेव्ड रजिस्टर कहते हैं या टेम्परेरी रजिस्टर कहते हैं। ये जो 32 रजिस्टर्स टोटल हमारे पास हैं, ये रजिस्टर नॉर्मली हमारे पास 32 बिट का हर एक रजिस्टर होता है। उसका साइज होता है, 3 किस्म के फॉर्मेट होते हैं, आर टाइप, आई टाइप और जे टाइप। और मेमोरी को अगर एक्सेस करना है तो सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शन है जो एक्सेस कर रही हैं, एक लोड वर्ड की है और एक स्टोर वर्ड की है। और अगर मेमोरी में से डाटा लेना है तो सिर्फ एक ही किस्म की इंस्ट्रक्शन है जिसको आप लोड वर्ड कहते हैं, और अगर मेमोरी में डाटा को स्टोर करना है तो सिर्फ एक ही टाइप की इंस्ट्रक्शन है जिसको आप स्टोर वर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर एएलयू आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा होता है। 5 स्टेजेस आप लोगों ने देख ली है, सिंगल साइकिल और मल्टी साइकिल का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया है आपका। पाइपलाइनिंग की स्टेजेस आपने देखी कि हमने कहा कि हम अब क्या करेंगे, डिफरेंट रजिस्टर्स इसमें लगाते हैं, और जो रजिस्टर लगाते हैं वो रजिस्टर क्या होगा, इसी दो स्टेजेस के दरमियान में लगेगा। जैसा कि ये डॉटेड लाइन आपको पैरेलल नजर आ रही है टॉप से बॉटम की तरफ, ये लाइन जो है ये कैच के बाद और डिकोडिंग से पहले है, फिर अगली लाइन देखेंगे जो डिकोडिंग के बाद और एग्जीक्यूशन से पहले है, और फिर एएलयू के फौरन बाद आ रही है यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद और मेमोरी से पहले है, और मेमोरी इन दोनों के दरमियान में। और अगर आप फिर अगली को देखें तो मेमोरी और राइट बैक वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके दरमियान में। तो 4 लाइन है, इसका मतलब 4 रजिस्टर आपके पास यूज हो रहे हैं, और इन रजिस्टर का जो नाम है वो इन दोनों स्टेजेस के नाम के साथ है। मतलब ये पहला जो रजिस्टर है, ये जो दो स्टेजेस है इन दोनों के दरमियान में है, वो स्टेजेस है IF एंड ID, मींस इंस्ट्रक्शन फैच एंड इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रजिस्टर का जो नेम है वो IFID है, इंस्ट्रक्शन फैच इंस्ट्रक्शन डिकोड। सिमिलरली अगली इंस्ट्रक्शन का जो नेम होगा वो IDEX होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। सिमिलरली फिर अगली जो अगला जो आपके पास है रजिस्टर, उसका जो नाम होगा वो एग्जीक्यूशन EX एंड MEM मेमोरी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट जो रजिस्टर है उसका अगर आप नाम देखेंगे तो वो मेमोरी एंड राइट बैक के दरमियान में, तो वो होगा MEM एंड WB। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर IF लिखा हुआ है और उसको बताया गया कि इंस्ट्रक्शन फेच है, ID लिखा हुआ है तो वो बताया गया इंस्ट्रक्शन डिकोड या रजिस्टर डिकोड, रजिस्टर फाइल रीड आपके पास। EX का मतलब है जी एग्जीक्यूशन या एड्रेस कैलकुलेशन, MEM का मतलब है मेमोरी एक्सेस और WB का मतलब है राइट बैक। तो ये आपके पास जो है इन रजिस्टर्स के नेम है। अगर आप इनको मजीद देखना चाहें तो ये वो रजिस्टर्स हैं जिनको हाईलाइट करके बता दिया गया है। और अब इन रजिस्टर्स के साइज डिफरेंट है, और सबसे ज्यादा जो साइज है वो IDEX का है, 128 बिट्स, फिर 97 कम है, फिर उससे कम 64 बिट है। मैंने आपको रीजन बताई थी क्योंकि कंट्रोल यूनिट आपके पास ये एग्जीक्यूशन वाली स्टेज में लगा होता है, और कंट्रोल यूनिट आपके पास कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, और कंट्रोल यूनिट क्योंकि सेकंड स्टेज में लगा हुआ है, पहली स्टेज फैच की होती है। हर इंस्ट्रक्शन में फैच एक ही तरीके से होना है कि PC+4 वाला काम होगा, और जो आपके पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाएगा, और वहां से इंस्ट्रक्शन निकल के आपके IFID वाले जो रजिस्टर है उसके IF इंस्ट्रक्शन फेच वाले पोर्शन है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए तमाम इंस्ट्रक्शन में जो डिकोडिंग का प्रोसेस यूज हो रहा था, तो वो तमाम डिकोडिंग का प्रोसेस यहाँ पर होता है, और डिकोडिंग के बाद ID में जाकर के डाटा स्टोर हो जाता है। तो क्लास अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे पास जो सेकंड स्टेज लगी हुई है जो कि इंस्ट्रक्शन डिकोड है, उस स्टेज के अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। तो कंट्रोल यूनिट को बेसिकली सेकंड जो साइकिल है, सेकंड साइकिल है या सेकंड स्टेज है इंस्ट्रक्शन डिकोड की, उस वक्त कंट्रोल यूनिट को पता चलता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो सेकंड साइकिल के बाद के होते हैं। पहले और दूसरे साइकिल के जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं तब तक कंट्रोल यूनिट को भी नहीं पता होता, तब तक वो प्री डिफाइंड सिग्नल्स होंगे। पहले से हमने कंट्रोल सिग्नल जो है वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। हमने कहा कि इंस्ट्रक्शन फैच और डिकोड में मैक्सिमम जो काम होंगे वो जो भी होंगे, तमाम काम को सामने देखते हुए जो जो हमारा हार्डवेयर यूज हो रहा है, तमाम हार्डवेयर के लिए रीजनेबल कंट्रोल सिग्नल्स हमने पहले से डिफाइन कर लिए हुए हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहले और दूसरा साइकिल, फैच और डिकोड वाला साइकिल, और प्री डिफाइंड कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। और आप लोगों ने क्लास देखा था कि जब हमने मल्टी साइकिल डाटा पास पढ़ा था तो हमने एफएसएम डिजाइन की थी, फिनाइट स्टेट मशीन। तो उसके अंदर हमने देखा था इंस्ट्रक्शन फैच और डिकोड, हमने पहले से डिफाइंड कंट्रोल सिग्नल्स हमने उसमें जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट की बेस पर हमने जो है कंट्रोल सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल यूनिट का जो रोल है वो दूसरे साइकिल में इंस्ट्रक्शन को जज करता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ कोड, कि ऑफ कोड उसके पास, क्योंकि इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होती है, और इंस्ट्रक्शन डी कोड का मतलब ये है कि अपने अपने चंक्स में, पार्ट्स में वो डिवाइड होगी, और उन चंक्स या पार्ट्स में से एक चंक या पार्ट हमारे पास ऑफ कोड का होता है, वो ऑफ कोड आपके कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ कोड, ऑपरेशन कोड जो हमारे पास होता है, उसके बेसिस पे कंट्रोल यूनिट जो होता है वो डिसाइड कर रहा होगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है। अब जब कंट्रोल यूनिट को पता चल जाएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, अब कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे अपना डिसीजन जो होगा, वो कंट्रोल सिग्नल जो होंगे वो जो है वो जनरेट करेगा। अब हमें पता है क्लास के, अब कंट्रोल यूनिट जो होगा वो इंस्ट्रक्शन डी कोड के बाद की जो स्टेजेस होगी उनके लिए कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेगा, और उनके बाद की जो इंस्ट्रक्शन है वो है एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइट बैक। ये तीन हमारे पास क्लास स्टेजेस है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूशन, मेमोरी और राइट बैक तीनों के कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट जनरेट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन देखते ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल यूनिट के फौरन बाद जो रजिस्टर लगा होगा उसके अंदर तीन स्टेजेस के कंट्रोल सिग्नल्स आएंगे, और वो तीनों स्टेजेस के होंगे एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइट बैक। और अब जब ये रजिस्टर के बाद देखते हैं तो फौरन एग्जीक्यूशन की स्टेज आती है, तो वो कंट्रोल सिग्नल जो एग्जीक्यूशन के थे वो तो यहाँ पर यूज हो जाएंगे। अब रह गए सिर्फ दो कंट्रोल सिग्नल, मेमोरी एंड राइट बैक स्टेज के। तो यहाँ पर तीन स्टेजेस के कंट्रोल सिग्नल से, तो अगले जो रजिस्टर है उसके अंदर सिर्फ दो स्टेजेस के कंट्रोल सिग्नल होंगे, एक मेमोरी और एक राइट बैक। मेमोरी के यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल जो होंगे वो यूज हो जाएंगे, सिर्फ राइट बैक वाला कंट्रोल सिग्नल आगे जाएगा, और इस रजिस्टर में सिर्फ राइट बैक के कंट्रोल सिग्नल आएंगे। तो क्लास आपने देखा कि ये जो रजिस्टर है 128 बिट्स का, इसमें तीन स्टेजेस के कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं, फिर दो स्टेजेस के और फिर एक स्टेजेस के। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा है वो हर एक रजिस्टर का जो है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ जा रहे हैं आप, या एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो डाटा कम हो रहा है कंट्रोल सिग्नल्स का। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर तीन स्टेज का डाटा स्टोर करना था, और बाकी आपके पास जो डिकोडिंग स्टेज है और एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए जो डाटा रिक्वायर है वो डाटा है, तो इसके लिए जो टोटल साइज है वो 128 है। अब अगर आप आगे जाते हैं तो आगे आपके पास क्या है, एग्जीक्यूशन वाले कंट्रोल सिग्नल तो यूज नहीं ना हो रहे, तो इस वजह से इसका साइज का हुआ वो कम हो गया 97। और फिर आपके पास मेमोरी वाला जो है वो पोर्शन यूज नहीं हो रहा, तो अब आपके पास राइट बैक के कंट्रोल सिग्नल जो है वो यूज हो जाएंगे। फिर हमने क्लास देखी थी कि पहले इंस्ट्रक्शन आई, फिर जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी तो दूसरी फैच हो जाएगी, फिर आपके पास जब दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड होगी तो तीसरी फैच हो जाएगी, और उस वक्त पहली जो होगी वो एग्जीक्यूशन में होगी, फिर चौथी और फिर पांचवी। मैंने आपको कहा अभी कि आपके पाइपलाइनिंग के अंदर एक वक्त में मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं या प्रोसेस हो सकती हैं वो 5 हो सकती हैं। तो ये ब्लू लाइन आपको, स्काई ब्लू जो आपको हाईलाइटेड लाइन नजर आ रही है, इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे नीचे वाली सेक्शन फैच हो रही है, फिर रजिस्टर का मतलब डिकोड हो रही है, फिर एग्जीक्यूशन, फिर मेमोरी, और सबसे ऊपर जाएंगे तो वो राइट बैक वाला काम हो रहा होगा, वो भी रजिस्टर में होता है। तो क्लास आप ये देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपके पास एक जो पाइपलाइन होता है आर्किटेक्चर वो फुल होके चल रहा होता है। ओके क्लास, ये सेम वही आइडिया है, लेकिन इसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपके पास जो डिकोडिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर डाटा रीड होता है, और वो जो रीड होता है वो राइट हाफ साइकिल होता है, यानी कि रीडिंग जो है ना वो बाद में होती है। और अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखें रजिस्टर लिखा हुआ है, उसमें पहले हाईलाइट हुआ है ये राइटिंग वाला, राइट बैक वाला, यानी कि रजिस्टर में डाटा को राइट करना। तो हमने देखा कि राइट पहले होता है और रीड बाद में हो रहा होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को मजीद देखना है तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पहली इंस्ट्रक्शन है और साइकिल 5 जो लिखा हुआ है उसके अंदर देखें तो लास्ट जो 5 साइकिल है उसके अंदर पहली इंस्ट्रक्शन जो है उसमें राइट बैक हो रहा है। और अगर आप लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही है। मैं अभी एक बात आपको कहने लगा हूं कि इन दोनों के अंदर, यहाँ पर भी रजिस्टर है और यहाँ पर भी रजिस्टर है, इन दोनों के अंदर सेम आर्किटेक्चर, सेम हार्डवेयर यूज हो रहा है आपके पास।
ठीक है। और सेम हार्डवेयर में मैं ये अज्यूम करता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है फिफ्थ साइकिल में सबसे ऊपर वाले जो इंस्ट्रक्शन है वो राइट बैक के अंदर उसने S1 रजिस्टर को राइट अपडेट करना है, ठीक है। और यहां पर जो इंस्ट्रक्शन फैच के बाद डी कोड हो रही है आखिरी इंस्ट्रक्शन, इस डी कोडिंग ने S1 रजिस्टर को ही डी कोड करके रीड करना है, यानी कि इसको वो डाटा चाहिए जो यहां पर अपडेट होना है। तो इसीलिए हमने अपडेट करने वाला जो पोर्शन है वो पहले रखा है कि पहला जो साइकिल है अगर हर साइकिल 2 नैनो सेकंड ले रहा है तो पहले नैनो सेकंड में जो डाटा होगा वो राइट हो जाएगा और दूसरे नैनो सेकंड में वही डाटा रीड हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा डिपेंडेंसी हम उसको थोड़ी सी कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले रीड करवा लें और फिर बाद में राइट करवाएं तो वो रीड के टाइम पे गलत डाटा रीड कर लेगा, वो डाटा रीड कर लेगा जो कि अपडेट नहीं हुआ होगा और हमारे पास जो हमारा जो है लॉजिकल हमारे लॉजिक ठीक होगी लेकिन हमारे पास जो डाटा होगा उस डाटा के बेस पे जो कैलकुलेशन हो रही होगी वो रॉन्ग कैलकुलेशन होगी। लेकिन हम अब हमारे पास जब हमें आर्किटेक्चर की समझ होगी तो इस आर्किटेक्चर की समझ के बाद हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक ही साइकिल में राइट बैक भी हो रही हो और जो रजिस्टर हमारा जो है अपडेट हो रहा होगा उसी साइकिल में अगर डाटा को रीड भी किया जा रहा होगा तो इशू नहीं है, क्योंकि वो पहले नैनो सेकंड में या अगर 2 नैनो सेकंड लगते हैं तो पहले नैनो सेकंड में वो रजिस्टर को क्या कर देगा अपडेट कर देगा और दूसरे नैनो सेकंड में उसी रजिस्टर को रीड कर लेगा। जी क्लास क्लियर है जी ये बात यहाँ तक? अभी तक हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और मैं कंप्लीट रिवाइज करवा रहा हूँ पाइपलाइनिंग आप लोगों को एक एक चीज। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो प्लीज फीडबैक दें, नहीं आई तो क्वेश्चन करें। जी बाकी लोग भी क्लास पार्टिसिपेट किया करें। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो पार्टिसिपेशन होती है ये बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव होगी आपके लिए, ठीक है। नहीं समझ आई तो क्वेश्चन करें, पूछें क्वेश्चन, ठीक है, इट्स योर राइट। कि आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन को जरूर पूछें, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर मेरा पढ़ाना भी फायदे का नहीं है और आप लोगों का यहाँ पर बैठना बिल्कुल फायदे का नहीं है। तो हम इसको यूजफुल बनाएं, आप लोगों के लिए फायदा हो, आप लोग क्लास ले रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह का इन्वायरमेंट हो कि आप लोग पूछिए और मैं आप लोगों को उस पर आंसर देता चला जाऊँ, ठीक है। तो जहां पर भी आपको हेजिटेशन फील होती है, जहां पर भी कोई क्यूरी है, हेजिटेशन नहीं करनी पहली बात। जो भी क्यूरी फील होती है आपको तो आप उस क्यूरी को रेज करें, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर। ओके क्लास आगे चलते हैं जी। ये एक बेसिक पाइपलाइन प्रोसेसर है हमारा, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये रजिस्टर है और रजिस्टर के नाम देखें IFID, IDES, ESMEM, MEM, WB, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है IFID से पहले दिस इज इंस्ट्रक्शन फेच पोर्शन, और फिर IFID और IDES इन दो रजिस्टर्स के दरमियान में जो पोर्शन है दैट इज इंस्ट्रक्शन डी कोड, और फिर एग्जीक्यूशन वाला है ये, इस एग्जीक्यूशन में 2 ALU यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर मेमोरी का पोर्शन और फिर राइट बैक में आपके पास राइट बैक का पोर्शन। ओके जी, फिर हमने देखा कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन फैच होगी। इंस्ट्रक्शन फैच में क्या करते हैं कि इस रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता है और रीडिंग वाला प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि वो राइट हाफ में होता है और राइटिंग अगर करनी है तो राइट करना है डाटा मेमोरी में तो वो लेफ्ट हाफ में होगा। तो राइटिंग पहले होती है, रीडिंग बाद में होती है, तो इसलिए ये हाफ पोर्शन ये वाला हाईलाइट हुआ हुआ है। और रजिस्टर में जो हाफ पोर्शन हाईलाइट हुआ हुआ है उसके अंदर अगर आप देखें तो IF/ID है। इसका मतलब है राइट वाला हाफ जो है रजिस्टर का वो आईडी के लिए है और लेफ्ट वाला हाफ जो है वो इंस्ट्रक्शन फैच वाले प्रोसेस के लिए है। तो ये जो प्रोसेसिंग हुई, इस प्रोसेसिंग के कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखें तो ये डाटा यहाँ पर आ गया। अच्छा क्लास आपने देखा मैंने ये बात की थी कि रजिस्टर का जो डाटा होता है या इंस्ट्रक्शन जो होती है वो 32 बिट की होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो रजिस्टर था ये 64 बिट का था IFID। इसी तरीके से मेमोरी एंड राइट बैक भी हमारे पास क्या था 64 बिट्स का था।
अगर 64 बिट का था तो इसमें हाफ यूज हो रहा है इंस्ट्रक्शन फैच के अंदर, और 64 का हाफ होता है 32 बिट्स। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जो होती है वो 32 बिट की होती है, और वो जो 32 बिट का डाटा है वो हाफ पोर्शन उसने यूज किया है 32 बिट का, रिमेनिंग 32 बिट यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 और 32 64, दैट्स वाई इसका साइज क्या है 64 था। और लास्ट में भी ऐसे ही था क्लास के 64 बिट। और ये जो दो रजिस्टर्स हैं दरमियान वाले, एक है 128 और एक है 97, ये हमारे पास कंट्रोल सिग्नल जो एक्स्ट्रा हमारे पास साइज आया है, उस एक्स्ट्रा साइज की वजह से जो है ये आपके पास इसका साइज जो है वो ज्यादा हुआ है। आई थिंक सो कि जी ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों 64 बिट का एड्रेस साइज है और क्यों उससे ज्यादा और कम का साइज है, और क्यों हमारे पास आईएफ का हाफ पोर्शन यूज हुआ है, और अगर हाफ यूज हुआ है तो इसमें कितनी बिट्स यूज हो रही हैं। ये क्लास इसका आइडिया हुआ जी। ओके ओके क्लास, अब देखें आगे इंस्ट्रक्शन डी कोड में आप देख रहे हैं डी कोडिंग रजिस्टर रीड होते हैं, वही हाफ पोर्शन राइट वाला हाईलाइट हुआ है, रीडिंग बाद में होती है। ओके जी, फिर एग्जीक्यूशन है जी मेमोरी और राइट बैक। राइट बैक के अंदर आप देखें रजिस्टर ने राइट होना था, तो आपने देखा कि आपका जो रजिस्टर का लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट हाफ पोर्शन है, अब वो हाईलाइट हुआ है। ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी। ओके जी क्लास, फिर हम यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, और फिर मैंने कहा कि कैन यू फाइंड अ प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन के साथ मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने कहा था कि लोड वर्ड अब क्या कर रही है, जरा थोड़ा सा जरा गौर करें। लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन ये काम कर रही है, फैच हुई, फैच होने के बाद डी कोड हुई। अब डी कोड में उसको पता चल गया कि कौन सा रजिस्टर आपके पास इनपुट रजिस्टर है, और कौन सा आपके पास जो डाटा है वो एएलयू की तरफ आएगा, और एएलयू ने जो मेमोरी का एड्रेस है वो कैलकुलेट करना है। मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हो गया। अब जब मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हो गया तो मेमोरी रीड हो गई, और रीड होने के बाद अब आपके पास रजिस्टर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट, और किस रजिस्टर में डाटा राइट होना है वो लोड वर्ड का डी कोडिंग प्रोसेस के अंदर हमें पता चल गया था। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, ये डी कोडिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हमें पता चल गया था कि कौन सा रजिस्टर इनपुट रीड रजिस्टर है। फिर आपके पास जो इमीडिएट वैल्यू है, ऑफसेट वैल्यू, साइन एक्सटेंडेड वैल्यू, ठीक है, वो आपके पास आएगी। आपके पास ऑफसेट प्लस बेस एड्रेस करके एएलयू ने मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करना है, और फिर मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करके उस मेमोरी से, उस एड्रेस से डाटा को रीड करना है। रीड करने के बाद उसको उस रजिस्टर पे राइट करना है जो कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के टाइम पे था। लेकिन क्लास, अच्छा क्विकली क्लास, आप लोगों ने मुझे क्विक रिस्पॉन्स करना है, और क्विक रिस्पॉन्स मेरा ये क्वेश्चन है कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का अगर इस वक्त लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, राइट बैक हो रही है, क्या इस वक्त कोई और इंस्ट्रक्शन डी कोड भी हो सकती है सेम इसी वक्त में, जब ये जो है राइट बैक कर रही है, ये वाला जब काम हो रहा है राइट बैक का। राइट बैक का अगर काम हो रहा है तो क्या इस वक्त में ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इंस्ट्रक्शन डी कोड भी हो रही हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 110% पॉसिबिलिटी है। कैसे हो सकता है कि हमें पता है कि हमारे पास पाइपलाइन के अंदर 5 स्टेजेस एट अ टाइम प्रोसेस हो सकती हैं, और अगर 5 हो सकती हैं तो एट अ टाइम फैच भी हो रही होगी एक इंस्ट्रक्शन, डिकोड भी, एग्जीक्यूशन भी, मेमोरी भी, और राइट बैक भी। ये तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि लोड वर्ड का जो डेस्टिनेशन है वो, और उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही है उसका डेस्टिनेशन, क्या जरूरी है दोनों का डेस्टिनेशन रजिस्टर सेम होगा?
कि लोड वर्ड का डेस्टिनेशन S1 है, हो सकता है कि उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही है उसका जो डेस्टिनेशन है वो S4 हो। पॉसिबिलिटी है ना ये वाली? जी क्लास, जरा आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, बताएं जरा कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन अपने फिफ्थ साइकिल में, फिफ्थ स्टेज पे जाकर फिफ्थ साइकिल में वो राइट बैक करेगी। जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन राइट बैक कर रही होगी तो वो राइट बैक मींस के राइट रजिस्टर, कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसका, उसमें रजिस्टर को राइट कर रही है। लेकिन उसी वक्त एक और इंस्ट्रक्शन है जो कि डी कोड हो रही हो और उसका डेस्टिनेशन रजिस्टर कुछ और होगा। तो मुझे ये बताएं कि अब आपके आर्किटेक्चर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेस्टिनेशन रजिस्टर ठीक है और कौन सा डेस्टिनेशन रजिस्टर को यूज नहीं करना? अच्छा, सिलेक्शन ऐसे होगी कि आप लोग जब डी कोड कर रहे होंगे ना, तो डी कोड में हमें पता चल जाता है कि हमारे सोर्स रजिस्टर कौन से और डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है। इसका मतलब यह है कि जब लोड वर्ड डी कोड हो रही थी ना, तो उसका भी हमें डेस्टिनेशन पता चल गया था और उसके सोर्स जो रजिस्टर्स हैं उसका भी पता चल गया था। अच्छा, अगर पता चल गया था तो क्यों ना, क्योंकि हर स्टेज के बाद रजिस्टर है और रजिस्टर तो डाटा को स्टोर कर सकता है, क्यों ना हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि जब लोड वर्ड वाली हर इंस्ट्रक्शन अपना डेस्टिनेशन रजिस्टर अपने साथ ले लेकर चले। मतलब ये कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब डी कोड हो गई तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब अपना डाटा आईडी रजिस्टर में डाल रही है तो उस रजिस्टर में डेस्टिनेशन रजिस्टर को भी स्टोर कर दे साथ ही। और जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रही है तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी वो अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर दे। और जब मेमोरी वाला पोर्शन यूज हो रहा है तब भी डेस्टिनेशन रजिस्टर मेमोरी वाले पोर्शन में एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में चला जाए। और जब मेमोरी के बाद राइट बैक हो तो राइट बैक के अंदर इस रजिस्टर से वो रजिस्टर का नंबर या वो रजिस्टर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकले और वापस यहाँ पर आए। और जब वो यहाँ पर आए तो उस इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर आए ताकि पता चल जाए कि ये इंस्ट्रक्शन अपना डेस्टिनेशन रजिस्टर साथ लेकर के आई है और उसी रजिस्टर पे वो राइट हो जाए। कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया? और उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होगी, उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होगी उसका जो डेस्टिनेशन होगा वो उसके साथ आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके जी, मैं रिपीट करता हूं। एक इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही थी, हमने ये बात कही कि जब इंस्ट्रक्शन डी कोड होती है तो उस वक्त हमें पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन का डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है। तो हमने कहा कि उस वक्त तो पता चल जाता है, लेकिन जब बाद में वो इंस्ट्रक्शन डी रजिस्टर को राइट करने के लिए आते हैं ना, फिर भी पता होता कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो उसका रजिस्टर है वो राइट रजिस्टर है, कौन सा नहीं है। तो हमने कहा कि ये क्यूरी जब हमें पता है, क्यों ना उस इंफॉर्मेशन को अब होल्ड करके रखें, पता ही रखें, तो ये क्यूरी खत्म हो सकती है। और वो पता रखने की एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी थी। हमने ये किया कि हमारे पास जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डी कोड हो रही थी तो उसका जो डेस्टिनेशन रजिस्टर था उस रजिस्टर को हमने स्टोर कर लिया IDEX रजिस्टर में। और फिर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन अब अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को अपने साथ लेकर जाएगी। जब वो एग्जीक्यूशन की स्टेज में होगी तो एग्जीक्यूशन की स्टेज में जो रजिस्टर यूज हो रहे हैं वो रजिस्टर में जो हमारे पास राइट रजिस्टर या डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो स्टोर होगा। और जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी वाले पोर्शन में जाएगी तो उस वक्त हमारे पास जो रजिस्टर्स यूज हो रहे होंगे वो इंफॉर्मेशन उन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब डिकोडिंग में हमारे पास IDEX वाले रजिस्टर में डाटा आया, एग्जीक्यूशन हो गई, एग्जीक्यूशन के बाद जब मेमोरी में जाएंगे तो IDEX से डाटा निकलेगा, राइट रजिस्टर की इंफॉर्मेशन निकलेगी, डेस्टिनेशन रजिस्टर की इंफॉर्मेशन निकलेगी और वो एग्जीक्यूशन मेमोरी में चली जाएगी। जब मेमोरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन मेमोरी से वो मेमोरी राइट बैक वाले पोर्शन में यूज हो जाएगी। और जब राइट बैक होने लगेगी तो मेमोरी राइट बैक से वो इंफॉर्मेशन निकलेगी जो कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन राइट बैक प्रोसेस में है ना, तो उसी प्रोसेस के अंदर हमारे पास लोड वर्ड का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो निकलेगा। और निकलने के बाद वापस इस रजिस्टर्स में एक इंफॉर्मेशन आएगी कि जो इंफॉर्मेशन ये बता रही होगी कि हमारे पास लोड वर्ड जो इंस्ट्रक्शन अब राइट बैक होने लगी है, इस राइट बैक का जो हमारे पास
राइट रजिस्टर है या डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो ये वाला है। ये जो इंफॉर्मेशन है कि इस इंस्ट्रक्शन का कौन सा रजिस्टर राइट रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर है, वो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही चलता है। और जैसे ही जो इंस्ट्रक्शन राइट बैक हो रही होगी, अब जो डेस्टिनेशन रजिस्टर आएगा इसके साथ ही उस रजिस्टर में डाटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन इस रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होगी, मैंने कहा कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन अगर राइट बैक में है तो कोई और इंस्ट्रक्शन डी कोड भी हो रही है, तो आपने कहा था जी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होगी, उसका जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा उसको हैंडल कैसे करेंगे? अब वो क्या होगा, अब वो डी कोडिंग से एग्जीक्यूशन की तरफ इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। हर इंस्ट्रक्शन अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को अपने साथ लेकर के आगे जाएगी। तो जो वापिस आ रहा होगा डेस्टिनेशन रजिस्टर, वो सिर्फ वही जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो कंसीडर होगा कि डाटा को अपडेट कर लिया जाए। जी क्लास क्लियर है जी बात? आमिर अमी सॉरी, आमिर अनवर। ओके। ओके रोमान रोक ठीक है। जी आमिर अनवर आपका क्वेश्चन था जी, आप प्लीज क्लैरिफाई करें जी। रिपीट करना आपने कहा था आमिर अनवर। आमिर अनवर जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज मुझे कंफर्म करें। मेरा ख्याल है कि आपने सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए क्वेश्चन किया था कि रिपीट कर दें, और उसके बाद आप शायद चले गए हैं, आपको आवाज तो नहीं आ रही मेरी। ओके क्लास, अब ये देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया और बताया है। अगर आप देख सकते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं, इस ब्लैक के नीचे ये ब्लू लाइन है, ये वो लाइन है कि जिसके अंदर राइट रजिस्टर या डेस्टिनेशन रजिस्टर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन में ये डाटा ट्रेवल करता है रजिस्टर से रजिस्टर की तरफ, और जब इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाले पोर्शन में जाती है तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है ये मेमोरी वाले पोर्शन में ट्रेवल करके एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जा रहा है। और फिर ये जब राइट बैक हो रही होती है तो क्लास आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये राइट बैक की इंफॉर्मेशन राइट बैक वाले प्रोसेस में किस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये राइट रजिस्टर यहाँ पे ये ब्लू जो भी है हाईलाइट हुआ है आपके पास। और ये इसका मतलब ये हुआ कि हर इंस्ट्रक्शन अब अपना राइट रजिस्टर जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन या डेस्टिनेशन रजिस्टर जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन अपने साथ लेकर के जाएगी। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन राइट बैक में आएगी तो उस वक्त जो राइट रजिस्टर होगा उस पर ये इंफॉर्मेशन जो होगी या आपके पास जो रिजल्ट होगा वो अपडेट हो जाएगा। जी क्लास इस चीज की समझ आई, आ गई है जी कॉन्सेप्ट की? ओके जी। सिंगल साइकिल वर्सेस पाइपलाइन ये तो आप लोगों को पता ही है कि 800 पिको सेकंड अगर लग रहे हैं, फिर 800 पिको सेकंड, और फिर हर 800 पिको सेकंड के बाद इंस्ट्रक्शन आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर 200 पिको सेकंड के बाद इंस्ट्रक्शन आ रही है। फैच के बाद जैसे डिकोड होगा, फैच के 200 पिको सेकंड लगेंगे, फिर जैसे डिकोड के पास जाएगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हर जो है ना जी एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है जी। ओके जी, अब कंट्रोल यूनिट के जो कंट्रोल सिग्नल है क्लास उनको देख लेते हैं। अगर उनको हम देखें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर, इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट है वो है पीसी सोर्स प्रोग्राम काउंटर सोर्स।
कि प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना है हमने, ठीक है, कि आपने ये PC+4 के थ्रू करना है या कि किसी वजह से प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना है ब्रांच के टारगेट एड्रेस से, सॉरी, ब्रांच के टारगेट एड्रेस से या जंप के एड्रेस से, किसी भी उससे, तो पीसी सोर्स पहले साइकिल का कंट्रोल सिग्नल होगा। फिर आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, तो रजिस्टर राइट है या नहीं है। अगर रजिस्टर राइट है तो यहाँ पर वो राइट बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट बैक जब आएगा तो रजिस्टर राइट का सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। या अगर ये जीरो है तो रजिस्टर राइट नहीं है, रीड का प्रोसेस हो सकता है, रजिस्टर रीड हो सकते हैं। फिर एग्जीक्यूशन के अंदर एएलयू सेकंड सोर्स, ठीक है। फिर एएलयू ऑप जो कंट्रोल यूनिट की तरफ से आता है, और एएलयू ऑप आपको पता है आर टाइप के लिए 10 होता है, 00 आपके जो है वो मेमोरी के लिए होता है, और 01 आपके ब्रांच के लिए होता है। और फिर क्लास, फिर आपके पास रजिस्टर डेस्टिनेशन है। ये जो सिंगल साइकिल के अंदर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल यूज हुए थे नॉर्मली, वही नाम हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं। रजिस्टर डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आर टाइप का रजिस्टर डेस्टिनेशन और होता है, और आई टाइप का जो रजिस्टर डेस्टिनेशन होता है वो और होता है। तो आप देख सकते हैं कि 16 से 20 बिट्स जो होती हैं आपको नजर आ रही हैं इस डायग्राम में, ये 16 से 20 बिट्स, और फिर 11 से 15 आर टाइप के लिए होती हैं, और 16 से 20 आई टाइप के लिए होती हैं। इसका मतलब अगर आई टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी तो जीरो वाला फ्लैग ऑन होगा, ठीक है, और जीरो इसका जो कंट्रोल रजिस्टर डेस्टिनेशन की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 16 से 20 बिट्स में जो रजिस्टर का नंबर होगा वो आगे जाएगा। और आर टाइप के केस में अगर ये रजिस्टर डेस्टिनेशन की वैल्यू 1 होगी तो फिर 11 से 15 बिट्स का जो चंक होगा उसके अंदर जो रजिस्टर का नंबर या इंफॉर्मेशन होगी वो वाले आगे जो है ट्रेवल करके जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है आप लोगों को ये बात। फिर आपके पास थर्ड साइकिल के बाद फौरन जो मेमोरी वाला पोर्शन है उससे भी पहले उस मेमोरी में जाने से पहले ही आपके पास एक ब्रांच का जो कंट्रोल सिग्नल है वो आएगा, और यहां से जीरो जो सिग्नल है वो आएगा। अगर आपके पास जीरो फ्लैग भी ऑन हो और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच इक्वल साबित हो गई है। और फिर अगर ये प्रूव हो गई है ब्रांच इक्वल है, तो अब आपके पास ब्रांच का टारगेट एड्रेस जो कैलकुलेट हुआ था वो इस पीसी सोर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन मेमोरी से ब्लैक लाइन, ये लाइन जो है वो आपके पास मक्स के 1 पे जा रही है। इसका मतलब मक्स के 1 पे ब्रांच का टारगेट एड्रेस अवेलेबल है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीसी सोर्स की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास ये नॉर्मली PC+4 से अपडेट होगा, और अगर 1 होती है तो ब्रांच के टारगेट एड्रेस से ये अपडेट होगा। फिर मेमोरी टू रजिस्टर का मतलब ये है कि अगर तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो आपके पास मेमोरी टू रजिस्टर होगा, सॉरी मेमोरी टू रजिस्टर होगा। और अगर आपके पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है फिर मेमोरी टू रजिस्टर 0 होगा, और फिर आपके पास आप देख सकते हैं कि उस कंडीशन के अंदर आपके पास एएलयू का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ साइकिल में जो मेमोरी है वो मेमोरी रीड या राइट जो भी पर्पस होगा वो यूज हो जाएगा। ये क्लास इन कंट्रोल सिग्नल की समझ आ गई जी आप लोगों को? आई थिंक सो अब्दुल्ला उस्मान 10⁻⁻12। जी कोई इशू तो नहीं है जी? अगर किसी का कोई इशू है तो प्लीज पूछ सकता है। 1 पिको सेकंड 10⁻12 होता है जी। एक सेकंड का इतना हिस्सा होता है वो। अच्छा, अगर ब्रांचेस इक्वल ना हो तो आप जरा गौर करें, ये चेक करना तो जरूरी है ना कि इक्वल है या नहीं है, क्योंकि जहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि इक्वल नहीं हो सकते वहां पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है इक्वल हो जाए। अच्छा, अब अगर आप अरबाज गौर करें तो अगर इक्वल नहीं होंगी तो ये जो जीरो फ्लैग है ना ये जीरो रहेगा, ठीक है। ये 1 नहीं होगा, इसमें 1 तभी होना है जब आंसर 0 होगा।
और ब्रांचेज अगर इक्वल हो तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है? 0। S1 में भी 5 पड़ा हुआ है, S2 में भी 5 पड़ा हुआ है, तो अगर ब्रांच इक्वल अगर आप कर रहे हैं S1 और S2 को, तो उसमें सब्ट्रैक्शन होगी, इसका मतलब S1 माइनस S2 होगा। और अगर आप देखें दोनों में 5 पड़ा होगा तो वो आंसर 0 आ जाएगा। सिर्फ इक्वल के केस में आंसर 0 आएगा ना, तो नॉट इक्वल के केस में तो 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 0 फ्लैग ऑन नहीं होगा। जब ये 0 फ्लैग ऑन नहीं होगा तो एंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब ये एक इनपुट 0 हो जाएगी तो एंड गेट की आउटपुट भी 0 हो जाएगी। और जब एंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी तो आप ऊपर मार्क्स देखें जरा, इस मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू क्या होगी? कंट्रोल सिग्नल वो 0 हो गया। और इस 0 पे आप देखें क्या आ रहा है? PC+4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर ब्रांच इक्वल नहीं है तो सिंपल PC+4 के थ्रू आप प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करते, अदरवाइज उस एड्रेस के थ्रू करेंगे जो एड्रेस ब्रांच का है। जी अरबाज, क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? ओके ओके जी, गुड। जी क्लास, ये देखें, ये वही कॉन्सेप्ट है कि इंस्ट्रक्शन आई, जैसे इंस्ट्रक्शन आई है आपके पास, इंस्ट्रक्शन डी कोड में पता चला है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपके पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गए, एग्जीक्यूशन के, मेमोरी के और राइट बैक। फिर आपके पास एग्जीक्यूशन वाले एग्जीक्यूशन में यूज हो जाएंगे, ये यूज हो गए, और मेमोरी और राइट बैक के आगे चले जाएंगे। देखिए रजिस्टर का साइज भी कम होता जा रहा है, कम छोटा होता रह रहा है। और फिर मेमोरी वाले यूज हो जाएंगे, राइट बैक वाले आगे चले जाएंगे, और फिर राइट बैक वाले यूज हो जाएंगे। जी क्लास, क्लियर है जी ये इस स्लाइड का कॉन्सेप्ट? चलें जी, ठीक होगी। ओके जी क्लास, ये देखिए आप जरा, अब उन कंट्रोल सिग्नल्स को जो है ना वो कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। आप जरा गौर करें, ये कंट्रोल यूनिट है, सॉरी, कंट्रोल यूनिट आपको नजर आ रहा है। कंट्रोल यूनिट से राइट बैक के कंट्रोल सिग्नल मेमोरी के और एग्जीक्यूशन के यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन वाले आपको पता है एएलयू सोर्स है, एएलयू ऑफ है, एएलयू डेस्टिनेशन है। ये देखिए तीनों रजिस्टर निकले, सॉरी तीनों कंट्रोल सिग्नल, इन तीनों का कनेक्शन हो गया, एएलयू सोर्स से, एएलयू ऑफ से, एएलयू रजिस्टर डेस्टिनेशन से, ठीक होगा क्लास। और फिर मेमोरी और राइट बैक के वो अगले रजिस्टर में चले गए। और मेमोरी वाले में आपको पता है कि यहां से ब्रांच का निकला है, तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। और उसके साथ साथ मेमोरी राइट और मेमोरी रीड, ये दो कंट्रोल सिग्नल हैं जो बेसिकली आपके मेमोरी से रिलेटेड है। ये दोनों आपके पास मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं। और उसके बाद जो राइट बैक जो आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो आपके पास राइट बैक रजिस्टर के उस पोर्शन में यूज हो रहे हैं, वहां पर आए हैं। और आपको पता है कि आपके पास मेमोरी टू रजिस्टर और आपके पास पीसी सोर्स, ये दो राइट बैक के कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये दोनों ही आपने देखा कि ये राइट बैक के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। जी क्लास, समझ आइए जी इस बात की। अच्छा एक बात जरा ध्यान में रखिएगा कि रजिस्टर राइट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है। आपको पता है रजिस्टर राइट आपके पास कब हो रहा होता है? फिफ्थ स्टेज में, कि अगर आपके पास लोड वर्ड है तो फिफ्थ स्टेज लगेगी, और अगर आपके पास आर टाइप भी है तब भी आपका फिफ्थ स्टेज में वही हो रहा होगा। तो राइट बैक से ये देखिए ऊपर वाली लाइन जो निकल रही है, ये लाइन जा करके राइट रजिस्टर राइट को अब जो है 1 या 0 कर रही है, ठीक है। क्लियर है जी क्लास? मेरा ख्याल है इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे तकरीबन तमाम जो है ना वो डिस्कस हो रहे हैं साथ के साथ, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आप लोगों को समझने में। ओके जी, पाइपलाइन एग्जीक्यूशन क्लास, ठीक है।